इनसे मिलो, ये है सुमित। दिल्ली में हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे। अभी तक कुंवारे हैं और शादी के नाम से बेहद डरते हैं। भाई मैं तो जितने दिन दिल्ली में रहा तुम्हारी इतनी तारीफ की कि तुमसे मिलने आ गए। अब बाकी इनकी समस्याओं का समाधान तुम ही करना। ड्राइंग रूम में अंकुर के साथ सुमित को देखकर मैं हैरान रह गई थी। जी चाहा कमरा छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन अंकुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैडम, ये तुम्हारे दर्शन के लिए ही आए हैं। पल भर के लिए सुमित की निगाहें मुझसे मिली, फिर उसने फौरन अपनी निगाहें सामने टंगी दीवार घड़ी पर अटका दी। चाय लेकर आती हूँ, कहकर मैं उठ खड़ी हुई। 3 साल के सुखद वैवाहिक जीवन जीते हुए मैं जिस अपमान के दर्द को भूल चुकी थी, आज उसी दर्द को देने वाला सुमित मेरे सामने बैठा था। बरसों पुराने घावों में फिर से टीस होने लगी थी। गैस जलाकर अपने अपमान और तिरस्कार की आग में चूल्हे पर रखे चाय के पानी के उबलने से पहले ही मैं उबलने लगी थी। आज से 5 साल पहले एमफिल पूरी करने के लिए मैं हैदराबाद गई थी। अंतर्मुखी होने के कारण मैं किसी से जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाती थी, इसलिए माँ ने मुझे बिना ही मौसी को पहले ही से फ़ोन घुमा दिया था। मौसा जी ऊँची पोस्ट पर थे और स्वभाव से भी हंसमुख और मिलनसार थे। माँ को पूरी उम्मीद थी कि इतना बड़ा ऑफिसर और सोशल सर्कल होने की वजह से मौसा जी मेरे लिए कोई सुयोग्य वर जरूर तलाश कर ही लेंगे। मेरी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके मन में एक तरह से डर भी बैठ गया था कि कहीं उनकी बेटी कुमारी ही ना रह जाए। मौसी और मौसा जी का व्यवहार बेहद अपनत्व भरा था। इन्हीं दिनों मौसा जी को 1 महीने के लिए किसी ज़रूरी काम से मद्रास जाना था। घूमने के लिए मौसी भी साथ ही जा रही थी, इसलिए 1 महीने के लिए मेरे रहने की व्यवस्था हॉस्टल में करवा दी गई। अपरिचित जगह, अजनबियों के बीच हॉस्टल में अकेले मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे और लड़कियां आने लगी तो मन लगने लगा। कुछ लड़कियां उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन यहाँ हॉस्टल में तो सभी बेफिक्र किशोरियाँ बनी हुई थी। काफ़ी सीनियर होने के बावजूद भी सभी हम उम्र सहेलियों जैसा ही व्यवहार करती थी। शाम को जब हम सब मिलते तो दिन भर की थकान भूल जाते, चेहरा एकदम खिला और मूड फ्रेश रहता। और जब सुमित लेक्चरर बनकर हैदराबाद आया तो सभी दीदियों ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। उस हॉस्टल में मैं और सुमित दोनों ही अविवाहित थे और उम्र में छोटे थे। हम दोनों का जोड़ा बनाने की बातें सभी चटकारे लेकर शुरू कर देते और खूब हंसी मजाक चलता। सुमित के साथ नाम जुटने की बात सुनकर मैं भी शर्मा जाती और गोरा चिट्टा सुमित सकचाकर एकदम लाल हो जाता। मन करता देर तक ये हंसी मजाक चलता रहे, वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता था। ना चाहते हुए भी यादों के साए और भी गहराते जा रहे थे। उसी दिन हॉल में सुमित को पेपर पढ़ना था। ना जाने कब वो तेज कदमों से चलता हुआ मेरे पास आया और बोला, कल 10 बजे मैं पेपर पढ़ूंगा, तुम ज़रूर आना। ऐसा लगा जैसे वो कुछ और भी कहना चाह रहा था, लेकिन शर्म से लाल उसका चेहरा कहाँ कुछ कहने दे रहा था। मैं भी तो उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन अकेले उसे अपने सामने पाकर बड़ी मुश्किल से सिर्फ अच्छा कहकर ही चुप हो गई। अगले दिन ठीक उसी समय पर उसने पेपर पढ़ा। उसने क्या पढ़ा मैं कुछ कहाँ सुन पाई थी। पेपर पढ़ते पढ़ते जी भर कर उसे देखने के सुखद क्षणों को सहेजते समेटते हुए मैं ना जाने कितनी मधुर कल्पनाओं के तार भी साथ साथ बुनती जा रही थी। सोचा था उससे कहूँगी, बहुत बढ़िया पेपर था आपका, लेकिन कुछ लोगों के साथ बात करता हुआ वो बाहर निकल गया।
अजीब सी मनोस्थिति हो गई थी। हर समय उसी के बारे में सोचना, कल्पनाओं में उससे बातें करना अच्छा लगता था। इच्छा होती सुमित और मैं अकेले में बैठकर बहुत सारी बातें करें, एक दूसरे के बारे में जो सोच रहे हैं उसे एक दूसरे को सुना डालें, पर ऐसा मौका ही नहीं मिला। उस रात गाने का प्रोग्राम हुआ। सभी ने गाने गाए थे। सुमित को जब गाने के लिए कहा गया तो उसने भी गाना सुनाया। सुनकर ऐसा लगा जैसे वो गाना मेरे लिए ही गाया गया है। वो गीत मेरी जुबान पर चढ़ गया। फिर तो उठते बैठते मैं वही गीत गुनगुनाती रहती। 1 महीने का समय कैसे सरक गया पता ही नहीं चला। हॉस्टल में खूब मन लग गया था। जब घर लौटने का समय आया तो मन बहुत उदास हो गया। दुख हॉस्टल छोड़ने का नहीं, हॉस्टल में रहने वाले सुमित को छोड़ने का था। लेकिन लौटना तो था ही। घर में मौसी कुरेद कुरेद कर हॉस्टल के बारे में प्रश्न करती। शुरू में तो मैं चुप्पी साधे रही, लेकिन आखिर में सारी बातें मुंह से निकल गई। सुमित का व्यक्तित्व, उसके गीत, सब कुछ। मेरी हर बात में सुमित का जिक्र सुनकर मौसी को कुछ अंदाज़ा शायद लग गया था। एक दिन डिनर के समय उन्होंने मौसा जी को सुमित के विषय में बताया तो मौसा जी खुशी से उछल पड़ी। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। एक बन 2 काज। इधर एमफिल तैयार, उधर दूल्हे राजा तैयार। जिस दिन सुमित को लेने गया था उस दिन मिला था मैं सुमित से, लेकिन अब तो विशेष गौर फरमाना होगा। आखिर बेटी का मामला है। माँ और पापा से सलाह मशविरा करके मौसा जी ने विशेष रूप से सुमित को घर पर लंच पर आमंत्रित किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वापस लौटकर वो शादी पक्की होने की खबर ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत ये रिश्ता टूट चुका था। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। उनके दिमाग का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रह गया। सुमित ने साफ स्पष्ट शब्दों में मेरे मुंह पर ही कह दिया कि उसे एकदम गोरी लड़की चाहिए। अपने गोरे खानदान में काली बहू लाकर उसे अपनी नाक नहीं कटवानी है। इससे आगे कुछ और सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। क्या उम्मीद की थी और सामने क्या आया। कितना बड़ा धोखेबाज निकला सुमित। चेहरे से कितना सरल सौम्य लगता था। क्यों हंसी मजाक के दौरान मेरा जिक्र आते ही मुस्कुराता रहता था। क्यों नहीं उसी समय जाहिर कर दिया कि उसे गोरी चमड़ी वाली लड़की चाहिए। गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर भी आ रहा था, जो यूं ही लोगों के टाइम पास मजाक को दिल में गंभीरता से जगह देती रही। क्यों बिना आधार के प्यार का संसार रचने लगी। क्यों उसकी हर बात में मुझे प्यार ही प्यार नजर आता रहा। पहली बार रिजेक्ट होने का और सपने टूटने का दर्द झेल रही थी मैं। अपना सांवला रंग मुझे अब काला लगने लगा था। शादी और लड़की दिखाने के नाम से घबराहट होने लगी थी। मुझे नापसंद किया गया, इस भावना से मैं उबर ही नहीं पा रही थी। फिर साल भर बाद लंबे चौड़े सुदर्शन व्यक्तित्व वाले और अपने विषय के विद्वान लेक्चरर अंकुर के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ और 15 दिन बाद शादी का दिन भी निश्चित हो गया। ये मुझे उनकी महानता लगी थी, वरना सुमित द्वारा अस्वीकार होने पर तो अपने ऊपर से विश्वास ही उठ चुका था। मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर अंकुर ने सिर्फ मेरा विश्वास ही नहीं जगाया, बल्कि उस गोरी चमड़ी वाले घमंडी सुमित के गाल पर तमाचा भी जड़ा था। अंकुर देखने में वो जितने सुंदर थे, मन उससे भी ज़्यादा सुंदर था। न केवल वो मेरी भावनाओं को समझते थे,
उनका सम्मान भी करते थे। अपने किस अवगुण के कारण मैं रिजेक्ट हुई थी, ये बात सुनकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़कर कहा, पसंद अपनी अपनी। सच पूछो तो सोनी, तुम्हारा सावला सलोना चेहरा ही तो मुझे एकदम घायल कर गया था। उस पर मुझे ऐसा लगा था जैसे हीरे की असली कीमत समझने वाला जौहरी मुझे मिला है। कल्पना भी मिनटों में कहाँ की कहाँ उड़ान भर जाती है। चूल्हे पर चढ़ा पानी खोल खोल कर शोर मचा रहा था कि पीछे से अंकुर ने पुकार लगाई, क्यों भाई, कितनी देर है चाय में? बस बन गई। चाय पीकर अंकुर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए। सुमित दूसरे बाथरूम में घुस गया। इस बीच मैंने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। आदतन टेबल पर रखे पकवानों को देखकर अंकुर ने मेरी प्रशंसा की तो लगा मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार मिल गया। लेकिन सुमित चुप ही बैठा रहा। अचानक अंकुर चौंक कर बोले, अरे, मैं डिपार्टमेंट से होकर अभी आता हूँ। अभी तो आप आए हैं, शाम को चले जाना। अंकुर का भी अभी घर से जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम तक नहीं रुका जा सकता। एक ज़रूरी संदेश देकर मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। अंकुर के जाने से स्थिति और भी अजीब हो गई। घर आए अतिथि के प्रति मेरा मन जहर पर जहर उगलने के लिए बेताब था। मन ही मन प्रतिज्ञा भी कर रही थी कि वो एक अजनबी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अपने संकल्प के प्रति पूरी तरह से सतर्क में चाय का कप प्लेट ट्रे सहित उठाकर चौके की तरफ मुड़ी ही थी कि पीछे से आवाज़ आई, जरा सुनिए। मेरा दबा क्रोध नफरत भरे शब्दों के रूप में बाहर निकल पड़ा। कहिए, बड़ी रुखाई से उसने कहा। आप पराई औरत हैं, कुछ भी पूछने का अधिकार तो नहीं मुझे। फिर भी आपको आज अचानक देखकर बिना पूछे नहीं रह पा रहा हूँ। क्यों अब तक अनब्याहे ही घूम रहे हो? नहीं मिली कोई कोरी चिट्ठी खानदान का नाम ऊंचा करने के लिए? वो पूरी तरह बौखला कर बोला, कह क्या रही हो तुम? जो तुमने कहा था वही कह रही हूँ। जिस कुंठा और अपमान को इतने दिनों तक झेला था, वो सब एक साथ मुंह से निकलने की राह ढूंढने लगा। किसने कहा तुमसे? मौसा जी ने। जिसे तुम मौसा कहती हो वो इंसान नहीं, शैतान है। सच्चाई जानना चाहती हो तो सुनो। हैदराबाद में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कम बोलना, शर्माना, हरदम मुस्कुराना, बोलती सी आंखों को धीरे से उठाकर देखना तुम्हें कितना आकर्षक बनाता था। तुमसे अकेले में बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। कभी कोशिश भी की तो अजीब सी घबराहट होने लगती। उस दिन जब तुम्हारे मौसा जी ने मुझे खाने पर बुलाया तो लगा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लगा तुम मुझे पसंद करती हो और मुझे अपनाना चाहती हो। तुम्हारे प्यार में पागल मैं पता नहीं कैसे एकदम मुखरित हो उठा था और कह बैठा, सोनी मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर जानती हो उन्होंने क्या कहा? कि सोनी को तो टीचर एकदम पसंद नहीं, कमाता ही कितना है। जितना कमाता है उतना तो आदमी पान की दुकान में बैठकर ही कमा सकता है। हे भगवान, ऐसा कहा मेरे बारे में? मौसा ने बहते आंसुओं को बमुश्किल रोकते हुए निकला मेरे मुंह से।
हाँ, यही सब थे उनके। मैं अवाक रह गया। इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की पैसे के पीछे इतनी पागल होगी। मन ही मन खुद को धिक्कारा भी था कि तुम्हारे बारे में मेरा सोचना कितना गलत निकला। उस दिन मैंने अपने मन को उड़ेल कर तुम्हारे लिए जो प्रेम पत्र लिखा था उसे अपने हाथों से ही फाड़ कर आग में जला दिया और हैदराबाद छोड़कर दिल्ली आ गया। लेकिन जगह बदलने से दिल का दर्द तो कम नहीं हो जाता। लेकिन दो प्रेमियों से इतना बड़ा झूठ बोलकर मौसा ने इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा? दरअसल वो अपनी बहन का ब्याह मेरे साथ करवाना चाहते थे। हर बार ऐसा नहीं होता सुमित। मैं समझ सकता हूँ कि पहले प्यार में ही अपमानित होकर ठुकराने का दर्द तुम्हारे अंतस में इतना गहरा बैठ चुका है कि तुम शादी ब्याह और लड़कियों से ही डरने लगे हो। लेकिन दोष ना प्यार का है और ना ही लड़कियों का। दोष तो षड्यंत्र रचने वालों का है। हो सकता है जिंदगी की राहों पर चलते हुए एक बार फिर तुम्हारा सामना सोनी जैसी किसी लड़की से दोबारा हो जाए जो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दे। अंकुर ने प्यार से सुमित को समझाया तो उसके भविष्य के प्रति सुखद कामना करती हुई मैं चौके की तरफ बढ़ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।